सबका आंसर सेम आ रहा है? ठीक है, कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज थे। कौन कौन थे? पहला था ये वेक्टर कब कब चेंज करेगा, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा या दोनों चेंज करेगा। वेक्टर को यदि 360 हम रोटेट करा देंगे, यदि उसका टेल पॉइंट फिक्स रख करके, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। चौथा कि दो वेक्टर का यदि टेल पॉइंट हम अरेंज करें, कैसे अरेंज करेंगे? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके, कोई भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके उसके टेल पॉइंट को मैच कराएंगे तो हमें एक अरेंजमेंट मिलेगा जिसमें 2 एंगल होंगे, एक बड़ा एंगल होगा, एक छोटा। स्मॉलर एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बातचीत हो रहा है, क्या बात है? बातचीत नहीं क्या? अच्छा तो बता देना, तुम्हारा आया है? ठीक, हाँ क्या? ठीक, सुधार लीजिएगा। आइए टाइप्स ऑफ, अब जो हो गया आगे देखते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर पर आते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग कितने टाइप के वेक्टर है वो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट एक वेक्टर सबसे ज़्यादा है। अभी हम लोग पढ़ते हैं पहला नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। अपोजिट वेक्टर क्या खासियत है इसमें, ध्यान से समझिएगा। अभी सिर्फ देखिएगा क्या डिफरेंस है। सपोज करें कि एक वेक्टर है हमारे पास, इस वेक्टर का ये टेल पॉइंट है और ये उसका हेड पॉइंट हो गया, ठीक है। और इस वेक्टर का नाम हमने ए रखा है, ठीक। अब ऐसा एक दूसरा वेक्टर आए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर हो, मतलब वेक्टर ए का जो मतलब लेंथ है उसी के बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। किसके? ए के। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसका टेल पॉइंट उसके साथ मैच कर रहा है और उसका लेंथ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन किधर है? अपोजिट। ये एंगल कितना होगा? 180। ये पॉजिटिव एक्स में है तो ये नेगेटिव एक्स में है, तो इसका नाम हम देंगे बी वेक्टर। क्योंकि डायरेक्शन बदल गया ना, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन बदलेगा तो वेक्टर बदलेगा। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका भी है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, इसीलिए वेक्टर बदल जाएगा। इसलिए उसका नाम हम दूसरा रखेंगे कुछ, और इसका क्या नाम रखा हमने? बी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। लेकिन बट both have different direction। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे, देखिए यहां कैसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। मतलब यदि वेक्टर बी जो नेगेटिव एक्स में है उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई मतलब माइनस करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा इसके, ठीक है। मतलब ये वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसका और इसका अलग अलग है, इसीलिए माइनस यूज हुआ। समझे? यदि सेम डायरेक्शन होता तो माइनस यूज हम नहीं करते, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डायरेक्शन अपोजिट। अब छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये वेक्टर मान लीजिए P है, वेक्टर P है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 30 न्यूटन, ठीक है। और एक वेक्टर यहां पर हम दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं जिस वेक्टर का नाम ये वेक्टर है, और इस वेक्टर का Q वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 30 मीटर है। तो क्या ये कह सकते हैं, कैन वी से वेक्टर P इज माइनस Q, ऐसा लिख सकते हैं क्या?
बोलिए, ऐसा कर सकते हैं? देखिए यहां पर ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया है, ये ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया है, ये कैसा वेक्टर है? एक वेक्टर है जो कि फोर्स वेक्टर है, क्योंकि उसका यूनिट बता रहा है क्या कि ये फोर्स वेक्टर है। अच्छा, इस साइड में जो Q है वो कैसा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। या फिर और भी कुछ काम यदि करना है तो हम बात कर रहे हैं यदि दो फिजिकल क्वांटिटीज का नेचर सेम है, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ फोर्स, और यहाँ है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना, हाँ, उनका मैग्नीट्यूड जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। तो यहाँ यूनिट में चेंजेस है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दो वेक्टर्स अलग अलग वेक्टर हैं। ये अलग वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ कैसे रिलेट करेंगे? यदि मान लीजिए एक रेस है, मान लीजिए सपोज करें कि एक रेस है, घोड़े का रेस है, तो उस घोड़े के रेस में मान लीजिए 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 4 घोड़ा और एक इंसान रख देंगे, क्या चलेगा? रेस किसका है? घोड़े का, उसमें इंसान नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब यदि रेस हो रहा है तो सिमिलर वहां पर मतलब कि आर्टिकल्स होंगे, मतलब ऐसे लोग होंगे जो कि एक जाति के होंगे। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन में ही, इंसानों में ही रेस होता है, तो मेल जो बॉयज होता है उनका रेस अलग होता है, गर्ल्स होता है उनका रेस अलग होता है ना। तो आप यदि मान लीजिए कंबाइंड रेस कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह यहाँ पर आप यदि कैलकुलेट करेंगे, रिलेट करेंगे, तो एक क्वांटिटी के साथ दूसरे क्वांटिटी को ही रिलेट करेंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को आप रिलेट नहीं कर सकते। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर, ये मान लीजिए वेक्टर P है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है, सपोज ये, इस वेक्टर का नाम हमने Q रखा है, और ये Q वेक्टर का मॉड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या आप कह सकते हैं कि वेक्टर Q इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P? ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं? कैसे? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है इसमें? ये तो स्पीड, वेलोसिटी है। ये मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और उसका यूनिट भी सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैग्नीट्यूड सेम है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? लेकिन ऐसा होने के लिए तो दोनों के बीच का एंगल कितना चाहिए? 180। तो यहाँ 180 हो रहा है क्या? तो यहाँ पर इसको मान लीजिए हम पीछे घसकाते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो ये वेक्टर शिफ्ट होकर के ऐसे आ जाएगा। तो ये वेक्टर का दोनों के बीच का एंगल, ये थीटा जो है, दैट इज लेस देन क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर P इज नॉट नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर Q। समझ पाए? क्योंकि दो वेक्टर का नेगेटिव होने का कंडीशन क्या क्या है? पहला कि दोनों सेम टाइप के वेक्टर होंगे, मतलब यदि फोर्स है तो दोनों फोर्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट होंगे, यदि वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटी होंगे, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और उनके बीच का एंगल यानी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, यानी बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। समझ गए? ये 3 बेसिक कंडीशन फॉलो होंगे तब जाकर दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। समझ पाए? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एंगल तो 180 हो रहा है, यहां थीटा कितना है? 180, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है? यहां ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, वो फिजिकल क्वांटिटी अलग है। इसके बावजूद कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट अंतर। और यदि मैग्नीट्यूड सेम होना है तो मैग्नीट्यूड सेम कब होगा? जब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट दोनों सेम होगा, तभी तो मैग्नीट्यूड सेम होगा।
तो और इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है दो वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शंस उनके बीच का एंगल 180 डिग्री नहीं है। 180 से कोई भी होगा अलग, 180 से 179 भी हो जाएगा तो वो नेगेटिव वेक्टर नहीं कहलाएगा। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। आगे आप जाएंगे और जब आप डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये वेक्टर को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग सेकंड वेक्टर की बात करते हैं। सेकंड वेक्टर जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर की खासियत क्या है कि यदि दो वेक्टर इक्वल होंगे, तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, ध्यान से समझिए। यदि मान लीजिए एक कंडीशन दे रहे हैं, मान लीजिए कंडीशन ए है, उस कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर सी है, ठीक, और एक वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट है, ये डी वेक्टर, ठीक है। हमको कंडीशन में क्या पता है कि मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी वेक्टर। तो कैन वी से वेक्टर सी इज इक्वल वेक्टर ऑफ डी, क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता है। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इस केस में, तो ये दोनों क्या बन गए? यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो वो नेगेटिव वेक्टर्स हो गए ना। तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? दूसरा केस देखते हैं, बी। मान लीजिए कि ये सी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए डी वेक्टर है, और यहां पर इसी डायरेक्शन में एकदम सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ई है, ठीक है। अब वेक्टर डी क्या है? वेक्टर डी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। और वेक्टर ई जो है वो है 40 न्यूटन ईस्ट में। तो क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या, वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ई? ऐसा कह सकते हैं क्या? बताइए। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप लोग को अच्छे से पता है कि किसी वेक्टर को हम उसके दो पार्ट में हम रिलेट कर सकते हैं, पहला उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। कोई भी ऐसा वेक्टर आप नहीं पढ़ेंगे या कोई ऐसा वेक्टर पॉसिबल नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। ऐसा आता है एक नल वेक्टर जिसका अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, मैग्नीट्यूड उसका 0 होता है। तो ऐसा कोई वेक्टर आप नहीं देखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, या डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड ना हो, ठीक है। दोनों चीजें होंगी तब वो वेक्टर डिफाइंड होगा। तो अब यहां पर मैग्नीट्यूड है, वेक्टर डी की खासियत क्या है? वेक्टर डी को ध्यान से देखिएगा तो आप क्या लिखा हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक एक्सेलरेशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है उसके पास? ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर डिफाइंड हो गया। अब ई वेक्टर क्या है? 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन में मैग्नीट्यूड उसका 40 और न्यूटन हो गया, डायरेक्शन ईस्ट दिखा रहा है। दोनों वेक्टर ए, वेक्टर डी और वेक्टर ई, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इस केस में हम ऐसा नहीं कह सकते, मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर कौन सा? सी एंड डी आर डिफरेंट। मतलब क्या हुआ, यहां पर डायरेक्शन का अंतर हुआ, यहां डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड का अंतर हुआ, ठीक है। अब तीसरा केस देख लीजिए, तीसरा केस सी में, जब हम सी लेके चलते हैं, सी में मान लीजिए हम बात करते हैं कि यदि ये वेक्टर मान लीजिए P है और यहीं पर एक वेक्टर यहां Q है। अब वेक्टर P जो है वो क्या लिख रहा है? वेक्टर P के बारे में लिखा गया है 20 न्यूटन ईस्ट, और वेक्टर Q लिखा गया है 20 न्यूटन ईस्ट। तब हम कह सकते हैं, देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर Q।
ये कह सकते हैं। ए और बी और सी तीनों को ध्यान से देख के समझिए। ए में क्या हो रहा है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो इक्वल नहीं होगा। इसमें दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो दो वेक्टर इक्वल नहीं होगा। तो दो वेक्टर इक्वल होने के बेसिक कंडीशन क्या है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब हम दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P इज इक्वल टू Q। और यदि दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो वहां हम P इज इक्वल टू माइनस Q या Q इज इक्वल टू माइनस P कर सकते हैं। समझ पाए? तो दो वेक्टर का बेसिक कंडीशन समझ पाए, ये नेगेटिव होने का और ये इक्वल होने का। लिखिए इसको, राइट डाउन की। नहीं पढ़ा है? चलिए देखिए, आप ध्यान से अभी लिखिएगा मत, सिर्फ देखिए। को इनिशियल, कोलीनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तीन वेक्टर्स, इसमें छोटे छोटे तीन वेक्टर्स हैं, इनको हम लोग देखेंगे। हेडिंग दीजिए, को इनिशियल, को लीनियर और को प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं को इनिशियल का। तो को इनिशियल वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम O बोल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि वेक्टर्स अलग अलग जगह पर हैं। मान लीजिए ये वेक्टर एक यहाँ है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर इस तरह से है, एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, तो सारे वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके एक इनिशियल पॉइंट पे ला सकते हैं। मतलब इसको, ये वेक्टर मान लीजिए ये A है, ये वेक्टर B है, सपोज ये वेक्टर C है और ये वेक्टर D है। तो इन सारे वेक्टर्स को अरेंज करते हुए हम एक इनिशियल पॉइंट पे ला सकते हैं, मतलब उनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो। तो जैसे इस वेक्टर A को देखिए, यदि यहाँ लाएंगे तो आप थोड़ा सा, मतलब हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होगा, कभी इधर उधर भी होगा। तो आप ध्यान से देखिए, वेक्टर A है, ये होगा वेक्टर B, वेक्टर D है, तो ये हम मान के चलते हैं कि वेक्टर D है, और ये इसको मान के चलते हैं कि ये वेक्टर C है। ठीक है, अब इसमें, इस वाले सेक्शन और इसमें डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है कि इसमें सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन कौन से हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट यानी टेल पॉइंट कॉमन है, सेम है। कैसे करके हम ला सकते हैं ये, पैरेलल शिफ्ट करके। जो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़े हैं उसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ सो वेक्टर विल नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो जैसे D वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, उसके बाद C वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, इस तरह से कि सारे का कॉमन पॉइंट एक ही हो जाए, तो ऐसे हम लोग अरेंजमेंट को इनिशियल वेक्टर्स कह सकते हैं। मान लीजिए इसमें और भी वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या मिनिमम दो वेक्टर होंगे तब को इनिशियल वेक्टर्स को डिफाइन कर पाएंगे। ये हो गया को इनिशियल वेक्टर। अब आएगा को लीनियर वेक्टर। तो सपोज कीजिए एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, इस पर वेक्टर्स अरेंज किए हुए हैं एक ही लाइन पर। सपोज करें कि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर सपोज P वेक्टर, ये वेक्टर Q वेक्टर, ये R वेक्टर है और ये S वेक्टर है। ठीक है, चार वेक्टर्स हैं।
लेकिन चारों वेक्टर की खासियत क्या है कि चारों वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग है, समझ गए। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग चारों वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स लिख सकते हैं ऐसा, वेक्टर्स आर अरेंज्ड, वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, ठीक है, लाइन, और हम लोग इसी में क्या बोलेंगे इसको, सो दे आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये पॉइंट, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये हो गया बी, और लास्ट का कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स को हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कि एक प्लेन है, प्लेन समझते हैं आप लोग, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, मतलब एक इमेजिनरी सेक्शन जो कि 2 एक्सिस से मिलकर बनता है, जिसका कि कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इमेजिनरी लाइन्स है, और उनके इंटरसेक्शन से जो रीजन क्रिएट हुआ, ये क्रिएट, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं ना, ये प्लेन हुआ, यहां भी एक प्लेन है, यहां भी एक प्लेन है, या फिर एक्स वाई एक प्लेन है। तो यदि कोई 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स किसी एक प्लेन में, जैसे इसका एग्जांपल देखिए हम आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स मान लीजिए इस तरह से अरेंज है, एक ऐसे है, एक ऐसे, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर्स के ये हेड हो गए और टेल हो गया, तीनों वेक्टर्स आर्बिट्री पोजीशन पे अलग अलग एंगल पर अरेंज्ड हैं, लेकिन तीनों का कॉमन चीज क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है। ये जो प्लेन है, ये प्लेन मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना ये प्लेन है, तो तीनों का प्लेन एक ही है, इसीलिए कोई भी ओरिएंटेशन होगा लेकिन प्लेन सेम है, इसीलिए इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर, मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, और वो प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, ठीक। अब यदि इसमें से कोई वेक्टर ऐसे हो जाए, उस वेक्टर ने उस प्लेन को छोड़ दिया, तो उस वेक्टर ने उस प्लेन को छोड़ दिया, तो अब ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, लेकिन ये वेक्टर इन लोगों के साथ कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि उसका प्लेन अलग हो गया, ठीक है। अब ये इसको उठा, तो यहां पर कोई ऐसा प्लेन रहा होगा जिसके वो लाई कर रहा है, तो इसका प्लेन और इन दोनों वेक्टर्स का प्लेन अलग अलग है, तो उसको हम कोप्लेनर नहीं कहेंगे। कोप्लेनर तभी कहेंगे जब सारे वेक्टर्स का प्लेन क्या होगा, एक होगा, कॉमन होगा, तो उसको हम कोप्लेनर बोलेंगे। उसमें ये 2 वेक्टर भी हो सकते हैं, 2 से अधिक वेक्टर भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहां पर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे यहां देख लीजिए, यहां पर ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मान लीजिए ए कहते हैं, एक वेक्टर ये है वेक्टर बी, और यहां पर एक वेक्टर इस तरह से लेते हैं सी वेक्टर। तो ये सारे वेक्टर जो होंगे, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स वाई प्लेन में ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो सारे वेक्टर्स कौन कौन से, ऑल वेक्टर्स आर लाई, ऐसा कह सकते हैं कि ऑल वेक्टर्स lie in a xy plane, so they are called coplanar vectors, ठीक है। सारे वेक्टर्स किस में हैं, एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए उनको हम क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर। और यदि उसमें से कोई एक वेक्टर अपना प्लेन छोड़ेगा तो वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं रहेगा, समझ गए। तो ये 3 अलग अलग टर्म है। पहला कौन सा हुआ, पहला हुआ जिसमें हम लोग इनिशियल पॉइंट, ये ओ पॉइंट को ले रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। और यदि 2 वेक्टर्स या 2 से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल बोलेंगे, यदि सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में है तो कोलिनियर बोलेंगे, और यदि सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो उनको हम
कोप्लेनर वेक्टर भी। ठीक है, सो राइट डाउन कीजिए। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, देखिए अगला वेक्टर जो है 4 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। नल मतलब क्या हुआ? जीरो। नल वेक्टर किसको कहते हैं? ध्यान से देखिए, अभी लिखिएगा नहीं, देखिए आप। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर, जैसे मान लीजिए वेक्टर P है इज इक्वल टू माइनस वेक्टर Q है ना? तो वेक्टर P और वेक्टर Q क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर हो गए। अब इस माइनस Q वेक्टर को इधर लाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ? जीरो। अब ध्यान से समझना है यहां पर, ये जैसे ये ऐसा क्यों हुआ? वेक्टर P माइनस वेक्टर Q क्यों हुआ? क्योंकि P वेक्टर इधर है और उसके जस्ट अपोजिट वेक्टर Q है ना? थीटा कितना है? 180 डिग्री, और वेक्टर P का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर Q का मॉड। तभी तो हम लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वेक्टर P इज इक्वल टू माइनस Q वेक्टर, या नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको वेक्टर P इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर Q। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर समझिए ध्यान से, तो वेक्टर Q, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो इसको इधर लाएंगे, 5 प्लस 6 हो जाएगा वो। ठीक है, तो माइनस के साथ अभी वही हम काम कर रहे हैं, इधर माइनस Q को इधर ले गए तो P प्लस Q बराबर क्या हो गया? जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ? याद कीजिए, एक चीज को समझिए कि इक्वल टू के इधर क्या है? वेक्टर से, तो इक्वल टू के इस साइड भी वेक्टर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वल के इधर वेक्टर ना हो, क्योंकि इक्वल के इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना है। ठीक है, जैसे 5 प्लस 6 ऐड होगा, क्या मिलेगा? 11। तो 5 और 5 क्या है? नंबर है। 6 क्या है? नंबर है। तो ऐड होकर के जो रिजल्ट आया वो भी क्या है? नंबर है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है वही चीज, वही मतलब हम यूनिट हमारा इक्वल टू के अपोजिट साइड में होगा। तो यहां पर वेक्टर्स हैं तो इधर भी क्या होगा? वेक्टर होगा। लेकिन खासियत क्या है कि यहां पर तो ये जीरो है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू जीरो, और इसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब अ वेक्टर having zero magnitude and undefined डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा वेक्टर, बेसिकली ये कैसे मिलता है? ये वेक्टर, नल वेक्टर कब मिलेगा? या दो वेक्टर्स या दो से अधिक वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे मिलेगा। जैसे हम आपको पहले बताए थे कि मान लीजिए सपोज करें कि आपका एक फ्रेंड, वही चीज को एग्जांपल ध्यान रखिए, आपका एक फ्रेंड जो है वो 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है आपके राइट हैंड को, मतलब नेगेटिव एक्स में 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब दूसरा फ्रेंड है वो भी 3 न्यूटन का उसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो आपके बॉडी पे नेट फोर्स 7 न्यूटन का लगा, नेगेटिव एक्स में आप डिस्प्लेस कर गए। यदि सेकंड फ्रेंड ने डायरेक्शन बदल लिया, वो 3 न्यूटन का इधर लगा रहा है पॉजिटिव एक्स में, और फर्स्ट फोर्स फ्रेंड तो लगा ही रहा है 4 न्यूटन का, तो अब आपके बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन का होगा नेगेटिव एक्स में, यानी 4 प्लस 3 ऐड होकर कितना हो गया? 7। अब यदि इस फ्रेंड ने, सेकंड फ्रेंड ने मैग्नीट्यूड बढ़ा करके 1 न्यूटन कर लिया, उसने एक न्यूटन और बढ़ा लिया, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट जो एडिशन हो रहा है 4 प्लस 4 ऐड होकर कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो वो जीरो वेक्टर यही है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का समीशन ऐड होकर के क्या बन गया? जीरो। कैसे बना? देखिए, 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 0 हुआ, तो 0 हो गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 0 हुआ, डायरेक्शन उसका कोई फिक्स नहीं है, डायरेक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो ऐसे वेक्टर जिनको कि ऐड करने पर रिजल्ट्स 0 आता है, तो वो जो 0 आया वही उसका नल वेक्टर कहलाता है। नल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 0, डायरेक्शन उसका डिफाइंड हो ही नहीं पा रहा है। क्यों मैग्नीट्यूड 0 हुआ? क्योंकि वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो पॉइंट बन गया।
यदि कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये p वेक्टर है और p वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा तो ये लेंथ घटता जाएगा ना, ये लेंथ घटते 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 क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट का डायरेक्शन तो आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, समझ पाए इस बात को। तो यदि कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड घटते घटते जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर एक लाइन की जगह पर क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। और पॉइंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, समझ पा रहे हैं इस बात को। और नल वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और यहां पर इस जगह पर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वाले को हमने पॉजिटिव एक्स मान लिया तो ये नेगेटिव एक्स हो गया, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव जीरो हो गया, समझ पाए। इसीलिए नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और बेसिकली ये कैसे आएगा, बेसिकली इट कम्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो लिख सकते हैं यहां पर बेसिकली इट कम आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो नल वेक्टर हमें तब मिलेगा। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। मतलब वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर तो इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और जिसका नाम है क्या नाम दिए हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग ज्यादा काम करेंगे समझने के लिए। मतलब एक ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब, यूनिट मतलब क्या हुआ, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट जैसे हम कहते हैं ना कि 1 न्यूटन फोर्स कैसे डिफाइंड होता है, 1 न्यूटन फोर्स डिफाइंड होता है कि इफ वी displace 1 kg mass and its acceleration will be 1 meter per second square, then amount of force required will be 1 न्यूटन। कह सकते हैं 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन डिफाइन करेंगे यदि 1 kg का मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डिस्प्लेस कर दे, वो फोर्स कितना कहलाएगा, 1 न्यूटन कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं स्पेसिफिक हीट पढ़े हैं आप लोग, 10th क्लास में पढ़ना था। स्पेसिफिक हीट मतलब यदि कोई सबस्टांस को हम उतना अमाउंट ऑफ हीट दें जिससे 1 kg का सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, तो जितना अमाउंट हीट दिया गया उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। पढ़े हैं ना, ऐसा कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहिए याद नहीं पढ़े हैं। यदि बुक में निकाल के हम दिखा दें 10th क्लास या 9th में, तो वही कह रहे हैं कि सिलेबस में था, आपने नहीं पढ़ा वो अलग बात है, ठीक है। सिलेबस में था, नहीं पढ़ाया गया वो अलग बात है, ठीक है। अब इसी में हम लोग और तरीके से डिफाइन करते हैं कि जैसे 1 मोल जानते हैं किसे कहते हैं, अच्छा मोल छोड़ दीजिए, आप ऐसा समझिए कि बहुत सारे ऐसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको यूनिट लेवल पर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मास डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि क्या होता है ये मास डेंसिटी, मतलब m इज इक्वल टू रो इंटू जी होता है ना, रो इंटू वी होता है, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो गया, m बाई वी। तो मास डेंसिटी कहते हैं कि यदि अमाउंट ऑफ मास अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मास अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम यदि ले रहे हैं या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, तो उसमें जितना होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिए तो कितना ग्राम मास हुआ, वो उसका मास डेंसिटी कहलाएगा। और यदि हमने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया तो उसमें जितना केजी मास होगा वो उसका मास डेंसिटी कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं।
मतलब यूनिट में कितना होगा। अब वही बात यहां हो रही है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग सबसे पहले ये चीज लिख देते हैं, अ वेक्टर हैविंग यूनिट और 1 मैग्नीट्यूड। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है या यूनिट है, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। कह रहा है कि अ वेक्टर, लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा वेक्टर हम ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन, तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है वो। ठीक है, तो हम मान लीजिए उसको हम F से दिखाते हैं, तो F बराबर हो गया 1 न्यूटन, और किधर एक्ट कर रहा है, ईस्ट। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेक्टर है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी वेक्टर है। तो यदि हम ये इसको नहीं लिखते तो ये 1 न्यूटन इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में भी वेक्टर है। कैसे है, क्योंकि 1 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर वेक्टर डिफाइन किया। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर है। अब यदि हम यहां पर ऐसा लिखें मॉड ऑफ F, तो यहां क्या लिखना चाहिए हमें, क्या यहां पर ईस्ट लिखना चाहिए, बताइए। तो नीचे वाले में ईस्ट लिखना चाहिए क्या, नहीं लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होनी चाहिए, ईस्ट का यहां पर कोई मतलब ही नहीं बनता। समझ गए। तो यदि ये वेक्टर लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। उस लैंग्वेज को वेक्टर के फॉर्म में हमने कैसे लिखा, उस वेक्टर का नाम हमने F मान लिया। इन जनरल फोर्स वेक्टर को, फोर्स को हम लोग F से दिखाते हैं, तो F के ऊपर में हमने एरो दे दिया तो वेक्टर हो गया। इसका मतलब है कि इधर हमको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये लैंग्वेज को वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब उसके आगे बढ़े तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 1 न्यूटन, तो यहाँ ईस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहां पर ईस्ट को हम हटा देंगे। तो अब जो सिचुएशन हुआ वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन यहां पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो अब हमको अगला कहीं पर सिर्फ डायरेक्शन दिखाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यही यूनिट वेक्टर। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर का कैसे होता है, नॉर्मल जो वेक्टर है उससे अलग होता है। कैसे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए F लिए है ना यहां पर, तो F के ऊपर में ऐसे कर देंगे। देखिए कोई भी वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका क्या है, कोई भी हम अल्फाबेट्स लेते हैं, उसके ऊपर एरो दे दिए तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अल्फाबेट लिए, लेकिन उसके ऊपर में हम कैप यूज करते हैं। ठीक है, कैप, ये जो निशानी है, ये जो सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। कैप जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, कोई ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, तो कैप इज यूज्ड फॉर यूनिट वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो वैसे वेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैप। तो F कैप में मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, 1 न्यूटन, तो F कैप इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट। तो ईस्ट में हम E के ऊपर ऐसे लिख दें,
अब गौर से समझिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर डबल स्टार दिए हैं। अब हम लोग ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट, ये जो ई के ऊपर कैप दिया गया है मतलब ये यूनिट वेक्टर है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का है यानी ईस्ट का होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं ईस्ट वेक्टर, ईस्ट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, 1 यूनिट होगा। अब समझिए ध्यान से, 1 यूनिट मतलब उसका डायरेक्शन को हमने दिखाया है, मैग्नीट्यूड को कितना दिखाया है, 1। तो अब हम यदि यहां पर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा पहले डिफाइन कर देते हैं। देखिए, एक वेक्टर हमारे पास है जो हमारा ईस्ट वेक्टर है, तो इस वेक्टर, इस डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर, इसको यहां रहने दीजिए, फिलहाल आप इसको यहां समझिए। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि कैसे आपको हम बेहतर तरीके से समझा सकते। यहां पर एक वेक्टर ए ले रहे हैं, और यहां पर यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या लिख रहे हैं कि ए कैप। तो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर taken in the direction of mean vector, mean vector। तो mean vector कैसे, तो हम यहां लिख रहे हैं वेक्टर a is equal to mod of a vector, mod of a vector into a cap। ये लाइन समझ पा रहे हैं, देखिए ए कैप क्या है, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मीन वेक्टर, मीन वेक्टर मतलब ए वेक्टर। अब जो डायरेक्शन इस वेक्टर का है, समझिए ध्यान से, जो भी डायरेक्शन है वेक्टर ए का, मान लेते हैं वेक्टर ए का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इक्वल टू के इस साइड भी वेक्टर ही होना चाहिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी ही डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, जो वेक्टर ए है उसी की डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और डायरेक्शन वही होगा जो ये है। ठीक है, और एक को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो नंबर आ जाएगा ना। तो जैसे यहां वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन यहां को, 10 न्यूटन को इसके एक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, और जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसी के डायरेक्शन में हम डिफाइन कर रहे हैं। समझ पाए इस बात को। इसको एक और तरीके से मतलब हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है और ये वेक्टर ए है, और इसी के डायरेक्शन में लिया गया है एक यूनिट वेक्टर। कौन से डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है उसी डायरेक्शन में हम लिए हैं ए कैप। तो क्या हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर ए इज सेम एज वेक्टर ए डैश। ये मीनिंग समझ पा रहे हैं, वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है किसका, ए कैप का है। तो डायरेक्शन सेम है, बस अंतर यह है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक नहीं है, लेकिन ए कैप का मैग्नीट्यूड एक है। तो यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, तो काम हो जाएगा हमारा। कैसे, ये उस वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन डिफाइंड हो गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर ए का डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का डायरेक्शन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये तो क्लियर है कि वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में वो वेक्टर ए कैप लिए हैं।
ठीक है, तो हमने ए कैप को क्यों डिफाइन किया? ऑलरेडी जब वेक्टर ए डिफाइंड हो चुका है तो इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक नहीं है, लेकिन यहां ए कैप का मैग्नीट्यूड एक है और एक यूनिट है। तो एक यूनिट को जब भी हम उसका जो भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू को यदि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू ही रह जाएगा। समझ पाए? इसको यहां तक राइट डाउन कीजिए, फिर हम और इसको अच्छे से समझा देते हैं। पहले राइट डाउन कीजिए इसको सबसे लास्ट में ड्रॉ कीजिएगा, इसे सबसे लास्ट में ड्रॉ करना है आपको।